सोचिए, एक रिटायर्ड पुलिस अफसर देश के पुलिस सिस्टम को बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाता है। कोर्ट 2006 में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाता है जी। लेकिन आज 15 साल से भी ज्यादा बीत गए, वो केस बंद नहीं हुआ है। आज भी एक्टिव है। हाँ, और जज साहब आज भी हर कुछ महीने में देश के सारे राज्यों से पूछते हैं, हाँ भाई, पुलिस सुधारों पर हमारी रिपोर्ट कहाँ है। और यहीं पे लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है कि कोर्ट का काम सिर्फ फैसला सुनाना है, लेकिन कभी कभी कोर्ट फैसला सुनाने के बाद असल काम शुरू करता है। वो केस को जिंदा रखता है, एक ऐसा हथियार इस्तेमाल करके जिसके बारे में संविधान में लिखा तक नहीं है, पर जो बड़े बड़ों को जवाबदेह बना देता है। आप सुन रहे हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल, और ये है वकील साहब की एक नई सीरीज, टॉपिक्स ऑन व्यूअर्स डिमांड। और आज का ये टॉपिक भारत के छठे रिट कंटिन्यूइंग मांडेमस पर सीधे आपके कमेंट्स और रिक्वेस्ट के आधार पर लाया गया है। ये वो टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज हम इसे हमेशा के लिए क्लियर कर देंगे। चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। जब भी हम रिट्स की बात करते हैं तो 5 नाम दिमाग में आते हैं: हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्शोररी, प्रोहिबिशन और क्वो वारंटो। बिल्कुल। तो मेरी ये छठा रेट कहाँ से आ गया? क्या संविधान में कोई अमेंडमेंट हुआ है? सवाल बिल्कुल सही है, और यहीं से सब कुछ शुरू होता है। नहीं, संविधान में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आज भी 5 ही रिट्स का जिक्र है। तो फिर ये क्या है? ये जो छठा रिट है, ये कोई संवैधानिक रिट नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का बनाया हुआ एक जुडिशियल इनोवेशन है। अच्छा, आसान भाषा में कहें तो ये कोर्ट का अपना बनाया हुआ एक जुगाड़ है। हाँ, जो जरूरत पड़ने पर इजाद किया गया। जुगाड़ शब्द यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसका मतलब है कि मौजूदा सिस्टम में कोई कमी थी। बिल्कुल। तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि कोर्ट को अपने 5 शक्तिशाली रिट्स के अलावा एक नया हथियार बनाना पड़ा? मजबूरी थी सरकारी विभागों की सुस्ती और कभी-कभी तो काम ना करने की जिद। सोचिए, कोर्ट किसी जनहित याचिका PIL में आदेश देता है कि एक प्रदूषित नदी को साफ किया जाए। अब कोर्ट ने तो आदेश दे दिया, लेकिन ये काम एक दिन या एक महीने का तो है नहीं। इसमें सालों लगेंगे, हजारों करोड़ का बजट होगा और कई सरकारी विभाग शामिल होंगे। और अक्सर होता यह है कि एक बार कोर्ट का आदेश आया, फाइल बन गई और वो फाइल सरकारी दफ्तरों में धूल खाने लगी। एग्जैक्टली। इसी समस्या से निपटने के लिए कोर्ट ने यह तरीका निकाला। कोर्ट ने कहा, ठीक है, हम आदेश दे रहे हैं, लेकिन हम इस केस को बंद नहीं करेंगे। अच्छा। हम इसे अपनी निगरानी में रखेंगे। जैसे एक डॉक्टर सिर्फ पर्चे पर दवा लिखकर मरीज को नहीं भेज देता। हाँ बिल्कुल, बल्कि कहता है अगले हफ्ते आकर दिखाना कि कितना सुधार हुआ। जी। कोर्ट भी यही करता है। तो वो बार बार सुनवाई की तारीख लगाता है, सरकारी अफसरों को बुलाकर प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगता है, और जब तक काम जमीन पर पूरा नहीं हो जाता तब तक निर्देश देता रहता है। तो ये मैंडामस का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। मैंडामस का मतलब है वी कमांड, यानी हम आदेश देते हैं। और कंटिन्यूइंग मैंडामस का मतलब हुआ वी कंटिन्यू टू कमांड, यानी हम लगातार आदेश देते रहेंगे जब तक कि हमारा पहला आदेश पूरी तरह से लागू नहीं हो जाता। बिल्कुल। इसीलिए कुछ कानून के जानकार इसे प्यार से 6th रिट या छठा रिट बुलाते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर लॉ स्टूडेंट्स और AIB एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए, कि कोर्ट अपना ये सुपर वेपन किन मामलों में इस्तेमाल करता है। हाँ, ये हर छोटे मोटे केस में नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका इस्तेमाल बड़े, जटिल और लंबे समय तक चलने वाले जनहित के मामलों में होता है। ऐसे मामले जहां एक बार का आदेश सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। सबसे क्लासिक उदाहरण है एनवायरमेंटल केसेस, पर्यावरण के मामले। हाँ, MC मेहता का केस याद कीजिए, गंगा नदी की सफाई का मामला। सोचिए, अगर 1985 में कोर्ट सिर्फ एक आदेश दे देता कि गंगा साफ करो और केस बंद कर देता, तो क्या आज कुछ भी बदलता? शायद नहीं। इसीलिए कोर्ट ने उस केस को दशकों तक खुला रखा। वो फैक्ट्रियों से पूछते रहे, नगर पालिकाओं से पूछते रहे, केंद्र और राज्य सरकारों से पूछते रहे कि बताओ आज तक क्या किया। बिल्कुल। और सिर्फ गंगाई क्यों, दिल्ली का प्रदूषण का मामला सोचिए। हाँ, वो भी एक बड़ा केस था। एक वक्त था जब दिल्ली में सांस लेना मुश्किल था। कोर्ट ने ही आदेश देकर डीजल बसों को CNG में बदलने का निर्देश दिया था। मुझे आज भी याद है उस वक्त कितना हंगामा हुआ था। ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर थे, सरकारें आनाकानी कर रही थीं। लेकिन कोर्ट अड़ा रहा। सालों तक सुनवाई चलती रही, डेडलाइन तय होती रही और कोर्ट एक सख्त प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह काम करता रहा। पर्यावरण के अलावा दूसरा बड़ा क्षेत्र है पुलिस एंड प्रिजन रिफॉर्म्स। पुलिस और जेल सुधार। हाँ, जैसा हमने शुरू में जिक्र किया प्रकाश सिंह का केस, पुलिस को राजनीतिक दबाव से मुक्त करने के लिए निर्देश दिए गए। और जेलों की अमानवीय हालत को सुधारने के लिए भी कोर्ट लगातार निगरानी रखता है।
कमिटी बनाता है, उनकी रिपोर्ट्स पर एक्शन लेता है। और तीसरा, पब्लिक हेल्थ केसेस। जन स्वास्थ्य के मामले। कोरोना महामारी के दौरान हमने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने ऑक्सीजन सप्लाई, दवाओं की उपलब्धता और अस्पतालों में बेड की निगरानी की। वो हर रोज सरकारों से हिसाब मांग रहे थे। ये सब कंटिन्यूइंग मैंडेमस के ही रूप हैं। तो संक्षेप में, जहां भी सरकार का इनएक्शन यानी सुस्ती हो और बड़े पैमाने पर लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, वहां कोर्ट इस लगातार निगरानी वाले रिट का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि ये क्या है और कहाँ इस्तेमाल होता है, लेकिन ये शक्ति कोर्ट को मिली कहाँ से? जाहिर है ये रातों रात तो नहीं हुआ होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे कुछ बहुत ही लैंडमार्क केसेस की कहानी है और यहीं पर स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसे कहानी की तरह समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी केस है विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1998 का। इस सिद्धांत का जन्म इसी केस से हुआ माना जाता है। इसे जैन हवाला केस के नाम से भी जाना जाता है। 90 के दशक का दौर था, देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था। तभी एक डायरी सामने आई जिसमें देश के बड़े बड़े राजनेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के नाम थे, जिन पर हवाला के जरिए करोड़ों रुपए लेने के आरोप थे। मामला देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मतलब ईडी के पास गया। लेकिन महीनों सालों तक जांच आगे ही नहीं बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। तब विनीत नारायण नाम के एक पत्रकार ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ी दुविधा थी। अगर वो सिर्फ ये आदेश देता कि जांच ठीक से करो, तो शायद कुछ भी नहीं बदलता, क्योंकि जिन पर जांच करने की जिम्मेदारी थी उन्हीं की नीयत पर सवाल था। तो कोर्ट ने एक ऐसा कदम उठाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। कोर्ट ने कहा, हम इस जांच की निगरानी खुद करेंगे। ये बहुत बड़ा कदम था। हाँ, कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को आदेश दिया कि वो किसी मंत्री को नहीं बल्कि सीधे कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे। हर 2 हफ्ते में जांच कहां तक पहुंची, इसकी रिपोर्ट एक सील बंद लिफाफे में कोर्ट को दी जाती थी। और कोर्ट ने ये सुनिश्चित किया कि जांच बिना किसी राजनीतिक दबाव के अपने अंजाम तक पहुंचे। यहीं से कंटिन्यूइंग मैंडेमस ने एक औपचारिक सिद्धांत का रूप लिया। तो इसका कानूनी सिद्धांत क्या बना? लीगल प्रिंसिपल ये बना कि जब उच्च पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ जांच हो और कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो रही हो, अगर विनीत नारायण केस इस सिद्धांत का जन्म है, तो एमसी मेहता के केस इसका पालन पोषण है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। पर्यावरण से जुड़े हर लॉ स्टूडेंट ने इनका नाम सुना होगा। इनके केस कंटिन्यूइंग मैंडेमस के सबसे क्लासिक उदाहरण है। बिल्कुल। चाहे कानपुर में गंगा किनारे की फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले पानी को रोकने का मामला हो, या आगरा में मथुरा रिफाइनरी के धुएं से ताजमहल के संगमरमर को पीला पड़ने से बचाने का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट ने इन केसों को दशकों तक खुला रखा। इन मामलों में कोर्ट सिर्फ आदेश नहीं दे रहा था, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका निभा रहा था। सही बात है। वो एक्सपर्ट कमेटी बना रहा था, उनकी सिफारिशें लागू करवा रहा था, टेक्नोलॉजी के विकल्प सुझा रहा था और सरकारों को फटकार भी लगा रहा था। कोर्ट का रोल जज से ज्यादा एक एक्टिविस्ट और मैनेजर का हो गया था। और फिर आता है तीसरा बड़ा केस, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का। इसे पुलिस सुधारों की बाइबल कहा जाता है। प्रकाश सिंह, जो खुद कई राज्यों के डीजीपी रह चुके थे, उन्होंने याचिका दायर की कि पुलिस को राजनीतिक दखल से आजाद किया जाए। सालों से कई कमेटियों की सिफारिशें धूल खा रही थी, पर कोई भी सरकार उन्हें लागू नहीं करना चाहती थी। तो 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने 7 बड़े निर्देश दिए, जैसे हर राज्य में स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनेगा, डीजीपी का कार्यकाल कम से कम 2 साल का होगा, जांच और लॉ एंड ऑर्डर के काम को अलग किया जाएगा, और सबसे जरूरी बात, कोर्ट ने सिर्फ निर्देश देकर केस बंद नहीं किया। यहीं पर कंटिन्यूइंग मैंडेमस की असली ताकत दिखती है। कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन सुधारों को लागू करने पे अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे। और वो केस आज भी 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट में एक्टिव है। आज भी एक मॉनिटरिंग कमेटी है जो देखती है कि कौन सा राज्य निर्देशों का पालन कर रहा है और कौन सा नहीं। हाँ, मतलब 1 दशक से भी ज्यादा समय से कोर्ट लगातार फॉलो अप कर रहा है। ये तो तय है कि कंटिन्यूइंग मैंडेमस एक शक्तिशाली हथियार है। लेकिन हर शक्ति के साथ एक सवाल भी आता है, क्या इस शक्ति का इस्तेमाल सही हो रहा है? मतलब आलोचक कहते हैं कि ये सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत का उल्लंघन है। बिल्कुल। संविधान ने सरकार के 3 अंग बनाए हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेजिस्लेचर का काम कानून बनाना,
एग्जीक्यूटिव का काम उसे लागू करना। और जुडिशरी का काम उसकी व्याख्या करना। तो जब कोर्ट किसी प्रोजेक्ट की निगरानी करने लगता है, डेडलाइन तय करता है, बजट की समीक्षा करता है, तो आलोचक कहते हैं कि वो कार्यपालिका का काम कर रहा है, जो उसका डोमेन नहीं है। इसे ही जुडिशियल ओवररीच या न्यायिक अतिक्रमण कहा जाता है। दूसरा बड़ा सवाल उठता है कोर्ट की विशेषज्ञता पर। हाँ, कि क्या जजों के पास पर्यावरण इंजीनियरिंग, शहरी नियोजन या पुलिस प्रशासन की तकनीकी विशेषज्ञता होती है? सही बात है। एक जज कैसे तय कर सकता है कि नदी साफ करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी बेहतर है, या शहर में ट्रैफिक कैसे मैनेज होना चाहिए? यह भी एक बहुत वैध आलोचना है। कई बार कोर्ट के फैसले जमीनी हकीकत से दूर हो सकते हैं और उन्हें लागू करने में मुश्किलें आ सकती हैं। और एक और समस्या है क्रीपिंग जुरिस्डिक्शन की। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक बार जब कोर्ट किसी मामले में घुसता है तो वो केस कभी खत्म ही नहीं होता। प्रकाश सिंह केस की तरह सालों साल चलता रहता है। जिससे कोर्ट का कीमती समय भी खर्च होता है, जो दूसरे जरूरी मामलों में लग सकता है। तो फिर इसका जवाब क्या है? अगर ये सब समस्याएं हैं तो क्या कोर्ट को ऐसा करना बंद कर देना चाहिए? यहीं पर इसके समर्थक जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म है, ओवररीच नहीं। अच्छा, ये एक नेसेसरी ईविल है, यानी एक जरूरी बुराई है। न्यायपालिका ये सब शौक से नहीं करती। वो तभी कदम उठाती है जब कार्यपालिका अपने संवैधानिक कर्तव्यों को निभाने में पूरी तरह से फेल हो जाती है। और आम नागरिक के मौलिक अधिकारों जैसे जीने का अधिकार, आर्टिकल 21 का हनन हो रहा होता है। मतलब जब सिस्टम फेल हो जाता है तो किसी को तो संरक्षक की भूमिका निभानी ही पड़ती है। एग्जैक्टली। चलिए, अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। AIB एग्जाम हो या यूनिवर्सिटी का एग्जाम, इस टॉपिक पर सवाल आता ही है। हाँ, तो इतना सब कुछ परीक्षा के लिए कैसे याद रखें? इसका सबसे आसान तरीका है एक इमेज को अपने दिमाग में बैठा लेना। ओके। जैसे ही परीक्षा में कंटिन्यूइंग मैंडेमस शब्द दिखे, दिमाग में बस एक सीन आना चाहिए। क्या? जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे हैं और सामने खड़े सरकारी अफसर से पूछ रहे हैं, फॉलो अप रिपोर्ट कहाँ है? अगली तारीख पर पूरी प्रोग्रेस के साथ आना। परफेक्ट। कीवर्ड है कोर्ट का फॉलो अप मोड। हाँ, जब कोर्ट फॉलो अप मोड में चला जाए और केस बंद ना करे तो समझ लीजिए कंटिन्यूइंग मैंडेमस चल रहा है। अब मान लीजिए इस पर एक शॉर्ट नोट या लंबा आंसर लिखने को आए, तो एक परफेक्ट स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? बहुत आसान है, हम मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखें। उसमें क्या लिखें? इसमें 2 बातें बताएं। एक, यह संविधान में दिया गया रिट नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा विकसित एक जुडिशियल इनोवेशन है। और दूसरा ये कि इसका जन्म कार्यपालिका की निष्क्रियता, मतलब एग्जीक्यूटिव इनएक्शन से निपटने के लिए हुआ। ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य। यहाँ लिखें कि इसका मकसद जनहित के बड़े मामलों में जवाबदेही तय करना और मौलिक अधिकारों को जमीन पर लागू करवाना है। और फिर इसका मैकेनिज्म, यानी ये काम कैसे करता है? बिल्कुल, इसमें बताएं कि कोर्ट केस को बंद नहीं करता और लगातार निगरानी रखता है। और सबसे जरूरी, केस लॉज। हाँ, आपको विनीत नारायण वी यूनियन ऑफ इंडिया का नाम जरूर लिखना है, ये बताते हुए कि इस सिद्धांत का जन्म यहीं से हुआ। और MC मेहता केस का उदाहरण देकर समझाना है कि पर्यावरण के मामलों में इसका इस्तेमाल कैसे होता है। और अगर आप अपने जवाब को सबसे अलग बनाना चाहते हैं तो आखिर में एक छोटा पैराग्राफ क्रिटिसिज्म पर भी लिखें। बताएं कि कैसे इसे कुछ लोग जुडिशियल ओवररीच मानते हैं। अच्छा, ये परीक्षक को दिखाएगा कि आपको इस विषय की गहरी समझ है। बस इतना लिख दिया तो पूरे नंबर पक्के? तो कंटिन्यूइंग मैंडेमस कोई किताबी या मतलब सूखा सिद्धांत नहीं है। नहीं। ये न्यायपालिका का वो जिंदा और सांस लेता हुआ हथियार है जो सुनिश्चित करता है कि न्याय सिर्फ कागज पर ना हो, बल्कि जमीन पर उतरे और लोगों को दिखे। ये दिखाता है कि हमारे कोर्ट सिर्फ अधिकारों की घोषणा करने वाली संस्था नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर उन अधिकारों की रक्षा के लिए एक संरक्षक, एक गार्डियन की तरह सबसे आगे खड़े रहते हैं। ये एक छोटी सी लगने वाली न्यायिक प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र में कोर्ट की भूमिका को बहुत बड़ा और प्रभावी बना देती है। अगर आज की इस चर्चा से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो आपने सिर्फ एक लीगल टर्म नहीं समझा। जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहे, सोचिएगा जरूर। हमने इसकी आलोचना पर बात की, इसके फायदों पर बात की। सवाल ये है कि संतुलन कहाँ है? मतलब कोर्ट को एक मामले की निगरानी कब तक करनी चाहिए? क्या कोई समय सीमा होनी चाहिए, या जब तक काम 100% पूरा ना हो जाए तब तक कोर्ट को पीछे नहीं हटना चाहिए,
चाहे इसमें दशकों ही ये क्यों ना लग जानकारी जाए। आपको दी है जीनत परवीन और मोहम्मद रहबर कुरैशी ने। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल वकील साहब को सब्सक्राइब करें।